आज के प्रोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता यही है कि 9 मई के बाद जो हालात बने, एक सियासी डिस्कोर्स चेंज हुआ, बल्कि माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि 9 मई के पहले का पाकिस्तान और 9 मई के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीनी तौर पर एक स्याह दिन था, एक सानहा था जो कि पाकिस्तान की तारीख में रूनुमा हुआ, लेकिन उससे बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं। जहां पर एक मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूझ रहा है वो ये कि क्या सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, उसका फैसला ईद से पहले आना मुतवक्के है। और ऐसी हालात में अगर फैसला इस ट्रायल के खिलाफ आता है तो उसके भी अपने मुज़म्मिरात होंगे, उससे बहुत से सवालात जन्म लेंगे। ऑल्दो रियासत अपना विल, अपनी पॉलिटिकल विल, अपनी जो एक दिफाई इदारे की तरफ से जो विल है उसका इजहार कर चुकी है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत इस हवाले से बहुत सीरियस है और हुकूमत ये समझती है कि मामला ऐसे ही चलना चाहिए जैसे चल रहा है। एक और अहम बात जो कि आज ही के प्रोग्राम में डिस्कस होगी कि जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 मई के बाद तितर बितर है, डिजर्शंस हो रही हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहां पर कुछ काम जो कि शायद कानूनी तौर पर दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उसको किया इस तरीके से जा रहा है कि उसका एक ऐसा एलिमेंट सामने आ रहा है जो जिसके ऑप्टिक्स बहुत खराब है। उससे एक ज्यादा डिवीजन क्रिएट हो रही है, सवालात पैदा हो रहे हैं। जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जो लोग कैद में है या जिन लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है, जो सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है पुलिस की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। याद रहे कि ये ऑप्टिक्स की ही सारी गेम है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहसीत जमात इसके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया अपने सियासी बयानिए को, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने में। आज भी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन यही कर रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ ये कर रही है, लेकिन क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है? आज ही के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। स्टेटस उनका बदकिस्मती से अब भी यही है कि वो अदालत से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, वापस वो आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो दुबई यात्रा पर हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी तशरीफ ले गई हैं। वज़ीर आज़म उनसे मिले, लंदन में 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब दुबई क्या करने गए हैं? और कहा यह जा रहा है कि 2 हफ्ते की ये उनका ट्रिप है और उसमें वो कुछ अहम मुलाकातें करेंगे। क्या होने जा रहा है इसके हवाले से भी आपको आज ही के प्रोग्राम में हम अपडेट करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे अता तारड़ साहब जो कि मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कानूनी मामलात को और बहुत से मामलात को जिनका आपको और मुझे शायद इल्म नहीं होता, अता तारड़ साहब देख रहे होते हैं। हम भी जानने की कोशिश करते हैं हमेशा कि एग्जैक्टली वो क्या क्या देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमें पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो देख रहे होते हैं। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अहमद उवैस साहब हमारे उस्ताद हैं, मुल्क के बड़े कानूनदानों में आपका शुमार होता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील भी हैं और फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, कानून पर और आइन पर अपनी गिरफ्त रखती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद उवैस साहब आपका भी। तारड़ साहब स्ट्रेट अवे सबसे पहले देखिए, ये एक डिस्कोर्स है जो कि तब्दील हो गया 9 मई के बाद, बट लेट मी आस्क यू वेरी ब्लंट क्वेश्चन। आप लोग जो कर रहे हैं इंतगाब कि जी 9 मई से रिलेटेड लोग हैं, उनको मुल्ज़मान को उठाना है, कानून के कटहरे में लेकर आना है, सजा दिलवानी है, दिस ऑल साउंड्स फेयर, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूँ। जमशेद चीमा साहब, उनको उनकी अहलिया ट्वीट करती हैं कि जी हमने तो सियासत से भी तौबा कर ली, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो ये कह रही हैं कि हमने सियासत से भी तौबा कर ली, हम पीटीआई भी छोड़ दी, लेकिन हमें फिर भी माले गनीमत के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को फिर उठा लिया गया है। हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? और आपको पता है कि हुकूमत ने या रियासत ने उन्हें क्यों उठाया है? क्योंकि उन्होंने तो तौबा कर ली ना, सियासत से भी और तहरीक-ए-इंसाफ से भी। कि आप क्यों उठाया जमशेद चीमा साहब को? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने आज मदू किया, मौका दिया। देखिए, एक तो वो मुल्ज़िमान हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, जिन्होंने सेंसिटिव बिल्डिंग्स को, इंस्टॉलेशंस को, दिफाई तंसीबात को, यादगार जो होती है शहदा की, उन पर हमले किए। वो तो एक तफ्तीश चल रही है, वज़ीर हिरासत भी हैं, कुछ का ट्रायल चल रहा है, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफर हो चुके हैं, वो ट्रायल अभी चलना है। वो तो सारी कहानी अपनी जगह पे। मगर देखिए कि जो 4 साल बुज़दार साहब के थे या पिछले 3 महीने जो मोनिस इलाही साहब की गवर्नमेंट थी,
उसके अंदर जितनी अंधेर नकरी उस दौर में रही है मैंने कभी देखी नहीं थी। और हमारी भी 10 साल हुकूमत रही है, हमें तो चले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया ना। हम तो लवारिस लोग हैं, हमारा तो वाली वारिस कोई नहीं है, हमारे पे तो मंशियात डाल दें, हमें किसी की बेटी को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लें, 8-8 महीने 9-9 महीने बंद कर दें, आहा चीमे को 3 साल के लिए जेल भेज दें, 5 साल की सजा है कानून में, 3 साल बंदे की बेल ही नहीं हो रही। वो एक पूरा सिस्टम था जिसने हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया। और किस लिए किया कि पाकिस्तान की कलामी सर, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन, तार साहब कथा कलामी, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने तो खुद बहुत सी कैदोबंद की सोबतें आपकी क़यादत में बर्दाश्त की, पार्टी के लोगों ने की, राना सनाउल्लाह साहब हिमसेल्फ ही वेंट थ्रू अ लॉट। मेरा सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि क्या मैं ये समझूं कि जमशेद चीमा साहब ने के ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा है, उसमें उठाया गया है, नो वन नोज अबाउट इट। मुतजाद खबरें हैं, कोई कहता है कि जियो फेंसिंग में उनका कोई आ रहा है जी कि वो जनाह उसके बाहर थे, कोई ये कहता है कि जी क्योंकि वो अभी तक मर्जी की सियासत की तरफ नहीं आ रहे या IPP की तरफ नहीं जा रहे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ, इसलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है। वन मोर एग्जाम्पल, मुझे ये बताइए कि ये जो उमर सरफराज चीमा साहब फॉर्मर गवर्नर हैं, वो जेल में है, पार्टी वो कभी भी कहते हैं नहीं मैं अपनी पार्टी के साथ हूं, फेयर इनफ, उनकी चॉइस है, उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये रिजेंटमेंट बढ़ा रहा है, इट इज नॉट हेल्पिंग द कॉज। आप कानून के मुताबिक मुकम्मल सजा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने 9 मई जैसा भोंडा और बदतरीन वाकया किया है, और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बट सवाल ये है कि इज इट हेल्पिंग यू एज अ गवर्नमेंट और इज इट हेल्पिंग द स्टेट? मैंने जो तमहीद बांधी वो किसी तरफ मैं उसको लेके जा रहा था कि ये सारा कुछ हमने भुगता, हमने तो शोर नहीं मचाया, हमने भुगत लिया, नाजायज भुगता, 3-3 साल 4-4 साल लोग कैद में रहे, बेल की पिटिशन फिक्स नहीं होती थी इनके पास, चले फिर भी अदलिया मौजूद है, वो इनकी बेल की पिटिशन सुन भी लेते हैं, लग भी जाती है। एक लड़का था अमेरिका से आया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर था LDA में, बिलाल की दवाई, शेख अजमत सईद साहब, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, 2 साल उसकी बेल की पिटिशन उन्होंने हियरिंग के लिए फिक्स नहीं की। चले ये अपनी जगह पे, मगर मुनीब साहब, उमर सरफराज चीमा साहब अगर एक बेवा की जमीन पे कब्जा करते हैं, ये केस मेरे नोटिस में है, एक बेवा की जमीन पे कब्जा करते हैं और वो बेवा उनकी अपनी रिश्तेदार है और उसकी जमीन हथियाने के साथ साथ उसके जाली दस्तखत करते हैं और कई 100 कनाल वो अराजी है, तो फिर क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? ऑब्वियसली एंटी करप्शन का एक अपना कानून है और उस जालसाजी में उनकी फैमिली के बाकी लोग भी मुलव्विस हैं। तो ये ऑफ हैंड मुझे पता था क्योंकि ये मैं पढ़ता रहा हूँ और देखता रहा हूँ कि पंजाब के एंटी करप्शन के कहाँ केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। तो उमर चीमा साहब पे तो ये बड़ा एक संगीन किस्म का मुकदमा है और उन्होंने अपनी ही फैमिली की एक बेवा खातून की जमीन पे कब्जा कर लिया। तो बेवा की जमीन पे कब्जा करके एहलिया को भी इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था साहब? जी, वो इसी मुकदमे में मतलूब थी क्योंकि वो जालसाजी का हिस्सा थी। अब मेरी तो समझ से बाहर है कि आप करप्शन भी करें, आप कब्जे भी करें। अब उस्मा खान साहब, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने लिया के अंदर 500 कनाल जमीन जो है वो खरीदी। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बुज़दार साहब वजीर आला थे और वो औने पौने खरीदी है और उसके भी जाली कागजात मौजूद है। अब इस तरह के जहां पे केसेस आएंगे या बुज़दार साहब के केसेस हैं, ये देखिए ना, रूटीन के मुताबिक चलते रहे हैं। अब जो जहां जहां मतलूब है, जिसके खिलाफ जिस तफ्तीशी इदारे के पास, तहकीकाती इदारे के पास मालूमात हैं, सबूत हैं और कंप्लेनेंट मौजूद है, दरखास्त गुजार खड़ा है, तो फिर वो केसेस तो आगे चलने हैं किसी ना किसी मंतकी अंजाम। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ये ठीक है, मतलब चलें, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में शहराम तरकई के घर पे छापा पड़े, उनके चचा अली तरकई के साथ उनके रिश्तेदार हैं, इस्लामाबाद में उनके घर छापा पड़े, ये किसी न किसी मुकदमे में मतलूब है। वो शहराम तरकई या असद कैसर साहब के घर से गाड़ियाँ गायब हो जाएं, वो कहें कि नहीं जी ये स्मगल्ड गाड़ियाँ हैं, वो कहें गाड़ियाँ हैं, नो वन नोज उनका स्टेटस क्या है। लेकिन इम्प्रेशन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्रेशन ये है कि ये लोग खुद को क्योंकि डिसोसिएट नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आप यानी हुकूमत पाकिस्तान उन पर जबर कर रही है। यू फाइट इट फाइन, ये कितना हेल्प कर रहा है आपको आई डोंट नो, बट दिस इज द इंप्रेशन। बट लेट मी टेक इट टू अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, ये कानूनी मामलात आप भी समझते हैं, तारड़ साहब भी वकील हैं, तालिब इल्म मैं भी हूँ, बट ये केसेस कह देना कि फलाने केस में पकड़ा है, वो कोई पहले जेल में था, वो MPO के तहत था या किसी और चक्कर में था 9 मई के बाद,
रिलीज हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं जी अब हमें रिलीज होने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा। अब वो उनकी अहलिया जमशेद चीमा साहब की ट्वीट कर देती हैं कि नहीं फिर उठा लिया है चीमा साहब को, लेकिन नो वन नोज कि किस केस में उठाया है। वो वाकई 9 मई वाले वाकये में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई ऐसी तकरीर की है, अगर की है एविडेंस है तो फेयर इनफ, बट नो वन नोज अबाउट इट। तो इसका दुरुस्त तरीका आपके नजदीक क्या है, क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा तरीका जो था ना, जो 9 मई का वाक़या जैसे इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं उससे एग्री करूं या मैं उससे एग्री ना करूं, लेकिन जो एक इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करने के लिए चाहिए ये था कि एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है किसी जुडिशल कमीशन के थ्रू होती, जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल और वो पूरी डिटेल से ये इंक्वायरी होल्ड करके उसकी रिपोर्ट पेश करता कि भाई ये वाक़या कैसे हुआ, कौन कौन लोग कैसे कैसे मुलव्वस हैं, और उसकी फुटेज वगैरह जो है फोरेंसिक लैब वगैरह से सब जगह से होके भी आ जाती। और उसके बाद अगला स्टेप लिया जाता तो शायद बहुत कम लोगों को ये इतराज़ात होते। एक सिर्फ मैं उसकी हद तक बात कर रहा हूँ, अभी दूसरी तरफ बात अलग करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि वो ये चेरी पिकिंग वाला सिलसिला हो रहा है, किसी को कहीं से उठा लिया, किसी को कहीं से उठा लिया, और अगर किसी एमपीए को उठा लिया, मसला एक हुसैन जहानिया साहब, बेटे मैंने अब तक जो देखा है शायद वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ज़माने में नून लीग में भी रहे हैं, फिर वो पहले उससे काफ लीग में थे, लेकिन वेरी ऑनेस्ट पर्सन, उनको उठा लिया, उनको 3-4 जेलों में घुमाया गया, को 25 दिन के बाद उनकी ज़मानत हो गई, वो आ गए बाहर। उन्होंने क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब 2-3 दिन पहले की बात है कि मुझे इतला मिली कि वहाँ मुल्तान में जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके बेटे को उठा लिया, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई इंजीनियर है गालिबन, और कोई उसका ना सियासत से ताल्लुक है ना कुछ ताल्लुक है, सिर्फ इसलिए उठा लिया कि हुसैन जहानिया के ऊपर ये प्रेशर हो कि तुम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो हम छोड़ देते हैं इसको। तो मैं एक बात ये आपको कर, और दूसरी तरफ आप देखिए, मैं इंक्वायरी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप उस दिन के इस वाक़े को कि ये जो है जिस तरीके से इंस्टॉलेशन के ऊपर और यहाँ पे कोर कमांडर हाउस में या मुख्तलिफ और जगहों के ऊपर जो अटैक हुए हैं और जलाया गया या डिस्ट्रॉय किया गया है, आप हाँ जी, एक मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका अभी तक आंसर नहीं आया सामने, कि उस दिन पंजाब पुलिस कहाँ थी? क्या पुलिस का काम प्रोटेक्शन देना नहीं है आवाम को भी, उनकी प्रॉपर्टी को भी, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को? ये प्रोटेक्शन ना उनसे हो सकती है, एक अलग बात थी, लेकिन क्या ये उनका ये जिम्मेदारी में शामिल नहीं था? क्या वो जगह जगह जो है वो कंटेनर लगा के रास्ते नहीं रोकते थे? उस दिन क्यों नहीं कोई कंटेनर नजर आया?